प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट पर संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। बीमारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। कल जैसा मैंने पहले कहा, निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, बाय एंड लार्ज हम देखें, पॉलिटिकल एंगल अगर हम छोड़ दें तो जो आर्थिक विषय के लोग हैं, समाज जीवन के लोग हैं, अखबारों में भी देखेंगे, कल टीवी चैनलों की डिबेट में देखेंगे, बजट का बहुत स्वागत हुआ है, बहुत सराहना हुई है। और आपने भी देखा होगा कि इस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था
2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है और ये बात मैंने लाल किले पर से भी कही थी। अब मैं एक और छोटा उदाहरण देता हूं, जैसे जल जीवन मिशन। अब हम हमेशा सुनते आए हैं, गांव में, घर में, समाज में, सरकार में, राजनेताओं में, सब में क्या सुनते हैं? हर कोई कहता है जल ही जीवन है। सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी सच्चाई है, पानी की दिक्कत, पानी की कमी गरीब के जीवन की, महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और आजादी के 75 साल के बाद भी है। किसान को भी, छोटे किसान को खासकर, पानी के बिना बहुत दिक्कतें हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है और इसमें से करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं। अब बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। और जब ग्रामीण घर की बात आती है तो उसमें अधिकतम समाज किसानी से जुड़ा हुआ होता है, खेत के काम से जुड़ा हुआ होता है। उसका समय बचेगा, माताओं बहनों का समय बचेगा, वो कृषि के समय में अपना योगदान दे पाएगी। इस पर पानी पहुंचाने के लिए, घरों में पानी, मेरी माताओं बहनों को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पहले
करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया था। अभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। कभी हमारे देश में हमारी माताओं बहनों को, गांव को पानी के लिए 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च करके आगे बढ़ना ये छोटे निर्णय नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजट में हैं। विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हम रानी की झांसी का गर्व करते हैं ना, मैं उस बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं। जिस खाजुराहो की चर्चा करते हैं, मैं उस बुंदेलखंड की बात करता हूं। वहां की तस्वीर बदलने वाली, पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केन बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरे किसान भाइयों बहनों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए ये आधुनिक युग का एक भगीरथ काम है। अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी। जवान बेटों को शहर में झुग्गी झोपड़ी में रह करके मजदूरी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, वो खुले आसमान के नीचे अपने माँ बाप के साथ रह करके एक नई जिंदगी का प्रकरण लिखना शुरू कर सकते हैं। घरों में पर्याप्त पानी आए, खेत में पानी आए। 5-5 किलोमीटर प्राकृतिक खेती जब होगी, केमिकल फ्री खेती होगी, ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे, तो वो जो केमिकल का प्रवाह गंगा जी में आता था वो भी बंद होगा, मां गंगा भी शुद्ध होगी। एक प्रकार से मां गंगा जी का बजट का कुछ हिस्सा भी किसानों के काम आएगा। और ऑर्गेनिक उत्पाद की आज बाजार में कीमत बहुत बड़ी है, दुनिया में मांग है, और भारत विश्व के कृषि बाजार में बड़ी ताकत के साथ जाने का रास्ता ऑर्गेनिक खेती है। साथियों, सरकार द्वारा मोटे अनाज, मिलेट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और हमें न भूलें कि हमारा जो छोटा किसान है, उसमें से अधिकतम किसान हमारे, या हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो किसान है, या हमारे गांव में किसी दलित के पास अगर जमीन है, वो छोटा किसान है, वो मोटा अनाज ही उनको पैदा किए बिना कोई चारा नहीं होता, क्योंकि बाकी कुछ सुविधाएं नहीं होती। दलित और आदिवासी किसान साथी अगर एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी विशेष मदन का प्रोविजन किया गया है। साथियों, अनाज के साथ साथ हम देखिए कृषि प्रधान देश है। जय जवान जय किसान इस मंत्र ने हमें ताकत दी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज हमारा देश 80,000 लाख करोड़ रुपए का तेल, खाने का तेल बाहर से लाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आदतें बदलना दी है। पुरानी सरकारों ने ऐसे निर्णय किए कि हम आयाती तेल पर निर्भर हो गए। उसी प्रकार से पल्सीज, हमारे यहां जो वेजिटेरियन सोसाइटी है, उसको प्रोटीन के लिए, कुपोषण के लिए लड़ाई लड़ने में हमारे लिए पल्सीज की बहुत, दाल है, मूंग है, उड़द है, चना है, इसकी बहुत जरूरत होती है। अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम खाने के तेल में आत्मनिर्भर कैसे बने, हम दाल, पल्सीज में आत्मनिर्भर कैसे बने। और इसलिए खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन अभी अभी देश में प्रारंभ किया गया है। और हर साल जो लाखों करोड़ रुपए
हम खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं, वो पैसे मेरे देश के किसानों के व्यय जाए, जो खेती में पसीना बहाने वाला हमारा किसान है, उसके नसीब में आए, उसलिए हम योजनाओं पर बल दे रहे हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है, जिसके माध्यम से खेत में ही सोलार पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है। आदिवासी किसानों को भी वनोपज से अधिक लाभ हो, इसके लिए बड़े स्तर पर वन धन योजना सफलता के साथ चल रही है और बजट से उसको बल भी दिया जा रहा है। साथियों, सरकार ने हमेशा किसानों के हित में हर जरूरी कदम उठाए। अब आप देखिए, बजट में रिन्यूएबल एनर्जी का खर्चा पड़ेगा, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण खर्चा है किसानों के लिए सोलर पंप। अगर सोलर पंप हम सबसे ज्यादा किसानों के पहुंचाएंगे, सूर्य शक्ति से चलने वाला पंप, किसानों को रात को जागना नहीं पड़ेगा, दिन में ही अपने खेती कर लेगा, पानी पहुंचा देगा, शाम को परिवार के साथ अपना समय बिता पाएगा और उसका खर्च भी कम हो जाएगा। इसके लिए भी सोलार पंप का बहुत बड़ा बजट हमारे किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। साथियों, पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से भी कम रखी गई थी, 79,000 करोड़। लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया। अब जहां हम करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान किया था, हमें 60,000 करोड़ और लगाने पड़े। करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए, जो पहले कभी नहीं करना पड़ा था, इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है, लेकिन वो किसान पर बोझ न बने, इसलिए सरकार ने उसको झेला ताकि किसानों की लागत न बढ़े, उन पर अतिरिक्त बोझ न आए। और इस बार इस सब्सिडी को 79,000 से बढ़ा करके 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को फर्टिलाइजर के लिए संकट का सामना न करना पड़े। और आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर। किसानों की बहुत बड़ी मदद करने वाला एक बहुत बड़ा अहम, हमारे वैज्ञानिकों की मदद से हमने अनुसंधान किया है, जो इस बजट में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। इसी प्रकार एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई है, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की, जो सीधे सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है। सिर्फ धान को ही अगर बात करें तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है। और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को होगा, और छोटे किसान के लिए तो ये रकम बहुत बड़ी होती है, उसको खेती में कुछ करने के लिए हिम्मत देती है।
हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे किसानों को बेहतर सड़कों का भी विशेष लाभ मिलने वाला है।